वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे। तो दोस्तों आज हम देखेंगे भारत की राज्य व्यवस्था के टॉप 50 सवाल। आपको 50 सवाल दिए जाएंगे भारत की राज्य व्यवस्था से, जिसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में करना है और बताइएगा आउट ऑफ 50 आपने कितने स्कोर किए। ये जो आपको MCQ दिए जा रहे हैं ये आपके PCS के लिए, RO BEO SSC या फिर आप अदर PCS का एग्ज़ाम देते हैं जैसे MP PCS हुआ, झारखंड PCS हुआ, इन सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए आज का हमारा पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस देश का संविधान विश्व के सभी लिखित संविधान में सबसे लंबा है? ब्रिटेन, भारत, अमेरिका या फिर रूस? तो इसमें देखिए विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है? ये है भारत का। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। फिर है आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। दिया गया है ऑप्शन ए में स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 और शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 26-27। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही नहीं है? तो ये है ऑप्शन डी, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 26-27, ये गलत है। अब आप लोग बताइए कि शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है ये किस आर्टिकल में आता है, किस अनुच्छेद में आता है? अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में बताया गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी? ये किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 76 या फिर अनुच्छेद 75? इसका राइट आंसर दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 में बताया गया है कि जो मंत्रिपरिषद है यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। फिर है भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची दल विरोधी कानून यानी आपका एंटी डिफेक्शन एक्ट इस पे विषयक उपबंध है? दूसरी अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 8वीं या फिर 10वीं? कौन सी अनुसूची है जिसमें दल विरोधी कानून है? तो इसका राइट आंसर है 10वीं अनुसूची। 10वें शेड्यूल में ये दल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन एक्ट है। आगे बढ़ते हैं। भारत में संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? फंडामेंटल ड्यूटी कौन सा नहीं है ये बताना है। सार्वजनिक चुनाव में मतदान, वैज्ञानिक वृत्ति का विकास, सामाजिक संपत्ति की सुरक्षा और संविधान को मानना तथा इसके आदर्शों का सम्मान। कौन सा इसमें मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो इसमें देखिए सार्वजनिक चुनाव में मतदान, टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन, ये आपका मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। अब आगे बढ़ते हैं। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत को संविधान में 9वीं सूची को पुनर्स्थापित किया गया? 9वीं सूची को फिर से लाया गया। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या फिर मोरारजी देसाई? तो राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में 9वीं अनुसूची को फिर से स्थापित किया गया। फिर आगे बढ़ते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? केवल लोकसभा में, संसद के किसी भी सदन में, संसद की संयुक्त बैठक में या फिर केवल राज्यसभा में? ठीक है, यह है रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पूछा गया है। तो राइट आंसर इसका दीजिए। तो इसका राइट आंसर है केवल राज्यसभा में। ठीक है, केवल राज्यसभा में आप उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प प्रस्तावित कर सकते हैं। फिर है संसद ने प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम किस वर्ष पारित किया था? प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट कब इसको पारित किया गया था? 1982, 1989, 1986 या फिर 1985 में?
तो राइट आंसर है इसका 1985। प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम जो है 1985 में पारित किया गया। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? केवल लोकसभा के, राज्यसभा के, विधान परिषद के या फिर प्रधानमंत्री के? तो इसमें देखिए ये उत्तरदायी होते हैं केवल लोकसभा के। ठीक है, बहुत ही अच्छे सवाल दिए जा रहे हैं जो आपके पीसीएस के पैटर्न पे आधारित हैं। ठीक है, तो बस इसको फॉलो करते रहिए और रोज़ लगाते रहिए, और जो सवाल मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब भी दीजिए, और आउट ऑफ 50 कितना हुआ ये भी बताना है। फिर है 1946 में अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष कौन था? ठीक है, जो कार्यकारी परिषद थी यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इसका उपाध्यक्ष पूछा गया है। जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है, इसका उपाध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं। यदि पंचायत विघटित होती है तो किस अवधि के अंदर जो है निर्वाचन होंगे? किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? 1 माह में, 3 माह, 6 माह या फिर 1 साल? इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा 6 माह। 6 माह के अंदर फिर से निर्वाचन, यदि पंचायत विघटित हो जाए तो 6 माह के अंदर निर्वाचन होंगे। फिर है निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय बजट को तैयार करने और संसद में उसको प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी है? केंद्रीय बजट को तैयार करना और संसद में प्रस्तुत करना, ये किसका काम है? कौन उत्तरदायी है? तो राजस्व विभाग, आर्थिक मामलों का विभाग, वित्तीय सेवाओं का विभाग या फिर व्यय विभाग? ठीक है, इसका राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा इसका आर्थिक मामलों का विभाग। ठीक है, आर्थिक मामलों का विभाग जो होता है ये केंद्रीय बजट को तैयार करना और संसद को प्रस्तुत करना, ये इसी का काम होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? सबसे बड़ी संसदीय समिति है इन चारों में से? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति या फिर याचिका समिति? ठीक है, कौन सी इसमें सबसे बड़ी समिति है? तो इसका राइट आंसर है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति यानी द कमिटी ऑफ एस्टीमेट्स, ये सबसे बड़ी संसदीय समिति है। फिर है भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करना उच्चतम न्यायालय के भारत के राष्ट्रपति के पास, संसद में, या फिर भारत का मुख्य न्यायमूर्ति या फिर विधि आयोग? तो राइट आंसर है इसका संसद। संसद जो है, संसद के पास शक्ति है कि ये उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकता है। अगला सवाल है, भारत ने नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसका स्थान लेने के लिए की है? नीति आयोग की स्थापना मानवाधिकार आयोग, वित्त आयोग, विधि आयोग या फिर योजना आयोग? तो ये देखिए बहुत ही इजी सवाल है। नीति आयोग जो है वो योजना आयोग के स्थान पर आया था। ठीक है, प्लानिंग कमीशन के स्थान पे। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक यानी कस्टोडियन है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, लोकसभा सचिवालय या फिर भारत का उच्चतम न्यायालय? इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा भारत का उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये है भारत के संविधान का कस्टोडियन यानी अभिरक्षक। फिर है अनुसूचित जाति एवं जनजाति संबंधी उपबंध जो हैं वो संविधान के किस भाग में है? ठीक है, 16, 17, 18 या फिर 20 किसमें है ये? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ये हैं 16 में, संविधान के 16वें भाग में। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? ठीक है, ये पूछा गया है आपसे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट्स। अनुच्छेद 338 है, 330 है, 332 है या फिर 328 है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 338। अनुच्छेद 338 में है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। ठीक है, अनुच्छेद 338। अब आप लोगों के लिए सवाल है कि बताइए अनुच्छेद 332 क्या है? अनुच्छेद 332 के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। फिर है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होते हैं? 5,
6, 4 या फिर 7 अध्यक्ष सहित पूछा गया है, तो इसको बताइए। तो इसमें देखिए अध्यक्ष सहित होते हैं कुल 5 सदस्य, अध्यक्ष और सदस्य मिला के कुल 5 होते हैं। आगे है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है, इसके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश या फिर राष्ट्रपति? तो इसके सदस्यों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को या फिर मुख्य न्यायाधीश को? तो ये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है एनुअल वाली राष्ट्रपति को। अब आगे है, वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कुल कितनी सीटें आरक्षित हैं? अनुसूचित जातियों के लिए, ठीक है, कितनी सीटें आरक्षित हैं लोकसभा में? 79, 75, 84 या फिर 72? तो इसका राइट आंसर है 84। अनुसूचित जातियों के लिए यानी एससीज के लिए लोकसभा में आपकी 84 सीटें जो हैं वो आरक्षित हैं। फिर है, वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? जनजातियों के लिए 41, 42, 48 या फिर 47? इसका जवाब दीजिए। तो इसका राइट आंसर है 47। इसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में हैं आपकी 47 सीटें। फिर आगे बढ़ते हैं कि प्रथम पिछड़ा आयोग का गठन कब किया गया? पहला बैकवर्ड कमीशन, जिसके अध्यक्ष थे काका कालेलकर। ये बताना है कि कब इसका गठन किया गया? 1953 में, 1956 में, 1952 में या फिर 1960 में? तो देखिए इसका राइट आंसर है 1953। 1953 में है पहला पिछड़ा आयोग, जिसके अध्यक्ष थे काका कालेलकर। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि दूसरे पिछड़े वर्ग आयोग का गठन कब किया गया? सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन का, जिसके अध्यक्ष थे बीपी मंडल। तो 1979 में, 1987 में, 1965 में या फिर 1975 में? तो देखिए इसका गठन किया गया था 1979 में। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि किस वर्ष सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण की घोषणा की गई थी? 1988, 1990, 1958 या फिर 1992? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है 1990। 1990 में सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग जो था, इसके लिए 27% की आरक्षण की घोषणा। फिर अगला सवाल है कि भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? यानी आपसे पूछा गया है एनसीबीसी के बारे में, यानी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। 1993, 1990, 1988 या फिर 1958? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग का गठन किया गया है 1993 में, 1993 एनसीबीसी, याद रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, अब पूछा गया है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होते हैं? 5, 4, 6 या 8? इसका जवाब दीजिए। तो इसमें देखिए अध्यक्ष सहित कुल होते हैं 5 सदस्य, ऑप्शन ए यहाँ सही है। फिर पूछा गया अगला सवाल है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब किया गया? यानी नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़। 1993, 1997, 1996 या फिर 2001? तो देखिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया है 1993 में, ठीक है, 1993 में। अब अगला सवाल है कि मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के लिए राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता वाली 7 सदस्य कमेटी का गठन कब किया गया? ठीक है, 2007 में, 2001 में, 1995 या फिर 2005 में? तो इसका राइट आंसर होगा 2005। 2005 में देखिए राजेंद्र सच्चर कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी में कुल 7 सदस्य थे और ये कमेटी संबंधित थी मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के लिए। राजेंद्र सच्चर कमेटी, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं,
किस वर्ष जैन धर्म को मानने वालों को भी अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया? जैन धर्म मानने वाले को भी अल्पसंख्यक समुदाय में 2014 में, 2011 में, 2010 में या फिर 2012 में? तो इसका राइट आंसर है 2014। अब आगे बढ़ते हैं कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय पर रोक लगा सकता है? ठीक है, मानव के क्रय विक्रय पर रोक लगा सकता है, वो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 23 या फिर अनुच्छेद 15? तो ये है अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 जो है ये इस पे रोक लगा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पुरुष और स्त्री दोनों सामान्य कार्य के लिए समान वेतन का वर्णन किया गया है? ठीक है, क्या है? टू गिव इक्वल पे टू इक्वल वर्क। ठीक है, ये है अनुच्छेद 39 है, अनुच्छेद 35 है, 32 है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 में बोला गया है कि स्त्री पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 39। अब आप लोगों के लिए सवाल है कि बताइए अनुच्छेद 32 क्या है? अनुच्छेद 32 बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसके बारे में बताइए, कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अब अगला सवाल है कि ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण है? ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं में 33%, 15%, 30% या फिर 50%? तो इसका राइट आंसर है 33%। ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण 33%। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया? 1957 में, 1996 में, 1955 में या फिर 1992 में? तो राइट आंसर है इसका 1992। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया 1992 में। आगे बढ़ते हैं। चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई? चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई? 25 जनवरी 1951, 25 जनवरी 1952, 25 जनवरी 1953 या फिर 25 जनवरी 1950? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है 25 जनवरी 1950 को हो गई चुनाव आयोग की स्थापना। फिर है, प्रत्येक वर्ष मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 25 जनवरी, 25 फरवरी, 5 फरवरी या फिर 15 फरवरी? तो देखिए, हर साल आपके गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले बनता है मतदाता दिवस, यानी 25 जनवरी को। 25 जनवरी को वोटर्स डे। अगला सवाल है कि निर्वाचन सुधार हेतु संथानम की अध्यक्षता में कमेटी कब बनाई गई थी? 1962 में, 1960 में, 1961 में या फिर 1965 में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 1962। 1962 में बनी संथानम कमेटी, या और ये किससे रिलेटेड है? ये है निर्वाचन सुधार हेतु। ठीक है, फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, संथानम कमेटी। फिर है, मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कब की गई थी? 1990 में, 2005 में, 2007 में या फिर 1989 में? इसका राइट आंसर है 1989। अब आप लोगों से सवाल है कि बताइए ये कौन सा अमेंडमेंट है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जिसमें ये आयु जो है 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष की गई थी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये देखिए, मैं जितने सवाल आप लोगों से करा रही हूँ और एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, इसी में से एग्ज़ाम में आएगा, इससे बाहर कुछ आना जाना है नहीं। तो बस जो मैं सवाल पूछते जा रही हूँ उसका भी जवाब देने का ट्राई किया कीजिए। अगला सवाल है कि निर्वाचन सुधारों के लिए दिनेश गोस्वामी की अध्यक्षता में समिति कब बनाई गई थी? 1990, 2005, 2007 या फिर 2001? तो इसका जवाब दीजिए। तो इसका राइट आंसर है 1990। सबसे पहले तो देखिए, दिनेश गोस्वामी कमेटी ये बन गई 1990 में, और दिनेश गोस्वामी कमेटी रिलेटेड किससे थी? तो ये थी निर्वाचन सुधारों के लिए। ठीक है, ये भी थी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए। आगे है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए प्रस्तावक और समर्थक निर्वाचकों की संख्या कितनी है? 40, 50, 30 या फिर 15? ठीक है, ये बताना है आप लोगों को। बहुत ही बढ़िया सवाल है। तो इसमें देखिए, समर्थक निर्वाचकों और प्रस्तावकों की संख्या है कुल 50 राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए आपके पास प्रस्तावक यानी प्रपोजर्स भी 50 होने चाहिए, और समर्थक निर्वाचक यानी सपोर्टर इलेक्टर्स जो हैं वो भी 50।
फिर है राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचन में जमानत राशि। ठीक है, जमानत राशि कितनी है, यानी सिक्योरिटी डिपॉजिट 15,000 रुपये, 10,000 रुपये, 12,000 रुपये या फिर 18,000 रुपये। तो इसके लिए देखिए जमानत राशि है 15,000 रुपये। ठीक है, 15,000 रुपये राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचन में। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के बाद पहली प्राक्कलन समिति, ठीक है, पहली एस्टीमेट कमेटी पूछा गया है कि किस साल गठित की गई थी स्वतंत्रता के बाद, 1948 में, 46 में, 50 में या फिर 51 में। तो ये आपको बताना है। तो ये सबसे पहली गठित की गई थी 1950 में स्वतंत्रता के बाद। फिर है अगला सवाल कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग किस अनुच्छेद में हुआ है। मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट शब्द का प्रयोग जो है संविधान में एक ही बार हुआ है, किस आर्टिकल में हुआ है ये बताना है। अनुच्छेद 280 हो गया, 352 है, 75 है या फिर 110 है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 352। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भारत में सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना किस राज्य के द्वारा की गई। लोकायुक्त संस्था की स्थापना किस राज्य के द्वारा? महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। सबसे पहले लोकायुक्त कहाँ पे? महाराष्ट्र में। अब आप लोगों के लिए सवाल है कि प्रेजेंट में उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त का नाम बताइए। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त का नाम बताइए। आगे बढ़ते हैं। भारत में संवैधानिक ऑम्बुड्समैन का विचार संसद में सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? अशोक कुमार सेन ने, शांति भूषण, वीपी सिंह या फिर के संथानम ने। तो इसका राइट आंसर है अशोक कुमार सेन। इन्होंने संवैधानिक ऑम्बुड्समैन का विचार संसद में पहली बार प्रस्तुत किया था। अब अगला सवाल पूछा गया है कि भारतीय संसद में लोकपाल बिल सर्वप्रथम कब प्रस्तुत किया गया? लोकपाल बिल 1960, 1964, 1968 या फिर 1974, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है 1968। 1968 में पहली बार लोकपाल बिल जो है ये प्रस्तुत किया गया था। फिर है किस आयोग ने भारतीय प्रशासन में लोकपाल की स्थापना की सिफारिश की है? संथानम कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग या फिर थुंगन समिति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। इसने जो पहला एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है, इसने भारतीय प्रशासन में लोकपाल की स्थापना की सिफारिश की है। अब आप लोगों से बिल्कुल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बताइए आपकी थुंगन समिति किससे रिलेटेड है? अशोक मेहता समिति किससे रिलेटेड है? संथानम कमेटी किससे रिलेटेड है? और साथ ही साथ वो बलवंत मेहता भी लिख लीजिए। ठीक है, ये चारों कमेटियां बताइए ये किससे रिलेटेड है। अब देखिए इनसे अभी मैं यहीं पे बता दे रही हूँ कि जैसे ये जो कमेटी वाला है इसमें तो इस तरीके का सवाल एक पूछा जा सकता है। दूसरा, आपको जो मैंने अभी प्रश्न पूछा कि कोई कमेटी किस चीज़ से रिलेटेड है, ऐसे मिलान करने को दे देगा। तीसरी, थुंगन कमेटी हुई, संथानम हुई, अशोक मेहता हुई, बलवंत मेहता हुई, इनका इस्टेब्लिशमेंट ईयर याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये क्या करेगा आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने को दे देगा कि भई आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए कि कौन सी कमेटी पहले आई थी। ठीक है, तो इस तरीके के 2-3 सवाल जो हैं आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि वीडियो जो है देखना पूरा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीच बीच में मुझे जो जो चीज़ें याद आती जाती हैं मैं इसमें बताते जाती हूँ। ठीक है, तो इसको आप अपनी नोट्स बना के रख लीजिएगा कि कौन सी कमेटी पहले आई और कौन सी किससे रिलेटेड है। यही 4-5 कमेटीज़ जो हैं वो इंपॉर्टेंट है और पहले भी मैंने कुछ कुछ का नाम बताया, जैसे के संथानम हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही लगभग आपके तो पास 10-12 कमेटियों के नाम आ जाएंगे। आप उससे आराम से एग्जाम में 1 सवाल या 2 सवाल आएंगे जो एलिमिनेट करके आप निकाल लेंगे। पॉलिटी के सवाल कमेटी से ज़रूर आते हैं। अब बता दिया मैंने कैसे कैसे आते हैं। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि भारत में लोकपाल शब्द ये किसने दिया था? लोकपाल शब्द मोरारजी देसाई ने, शांति भूषण ने, LM सिंघवी ने और मनमोहन सिंह ने। ठीक है, ये लोकपाल नाम किसने दिया था? तो ये लोकपाल शब्द दिया था LM सिंघवी ने। ये भी बड़े फेवरेट हैं आयोग के। LM सिंघवी कमेटी भी एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक, लोकपाल शब्द दिया LM सिंघवी ने। और आज का हमारा आखिरी सवाल, पहला कह रही हूँ, आज का हमारा आखिरी सवाल रहेगा कि सर्वप्रथम ऑम्बुड्समैन किस देश में शुरू हुई?
स्वीडन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर भारत। तो इसका राइट आंसर है स्वीडन। ठीक है, सबसे पहले ओम्बुड्समैन स्वीडन में। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का 50 सवाल आपकी पॉलिटी से। देखिए ऐसे ही सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, यही पैटर्न आपको फॉलो करना है। आप यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अदर पीसीएस देने जा रहे हैं, ठीक है। इन सब में सिलेबस जो है, जैसे जो कोर सब्जेक्ट आपके होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस, ठीक है, ये सिलेबस तो आपका घूम फिर के वही रहता है। ठीक है, तो बस आपको प्रैक्टिस बनाए रखनी है। तो बस ये रहे आज के आपके पॉलिटी के 50 सवाल। इस 50 में मैंने 20 सवाल मैंने पूछे होंगे, तो इन 20 का आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, और इस 50 में आउट ऑफ 50 आपने कितना स्कोर किया ये मुझे बताना है। ठीक, और किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, आपका वहाँ पे डाउट क्लियर किया जाएगा। ठीक है, बाकी आपकी कुछ और डिमांड हो, अगर आप कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, आपको मैं क्लासेस बना के दे दूँगी। ठीक है, तो बस पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।